प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी के लिए समाजशास्त्र के सिद्धांत बीए फर्स्ट ईयर वाले पार्ट से सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप टॉपिक लेकर आया हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको सामाजिक नियंत्रण का अर्थ और उसकी आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डाला था। आज हम सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक समाज में नियंत्रण की व्यवस्था होती है, किंतु सभी समाजों में इसके जो प्रकार होते हैं या इसके जो स्वरूप होते हैं उसमें हम भिन्नता देखने में आती है हमें। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि समाज और सामाजिक संबंधों की प्रकृति, सामाजिक दशाओं और व्यक्तिगत व्यवहारों में भिन्नता पाई जाती है। सदस्यों के उद्देश्य, हितों और विचारों के भिन्न भिन्न होने के कारण एक ही प्रकार के नियंत्रण से सभी के व्यवहारों को नियमित नहीं किया जा सकता। ग्रामीण एवं नगरीय, बंद एवं मुक्त, परंपरात्मक, जनतांत्रिक एवं एकतंत्र समाज में सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में भिन्नता होना स्वाभाविक है। कभी पुरस्कार के द्वारा तो कभी दंड के द्वारा, कभी औपचारिक व संगठित शक्तियों द्वारा तो कभी अनौपचारिक व असंगठित शक्तियों द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न स्वरूपों या प्रकारों का उल्लेख किया है, जिनको हम अब यहाँ पर समझेंगे। चेतन और अचेतन नियंत्रण। अमेरिकन समाजशास्त्री कूले तथा एल एल बर्नार्ड ने सामाजिक नियंत्रण के दो स्वरूप, चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किया था। हम अपने दैनिक जीवन के व्यवहारों को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, चेतन और अचेतन। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनके प्रति हम अधिक सचेत होते हैं और यह ध्यान रखते हैं कि उनका निभाने में हमसे कोई त्रुटि नहीं हो जाए। उदाहरण के लिए, एक क्लर्क ऑफिस में अपने बॉस की कुर्सी पर नहीं बैठता, किंतु उन्हीं कुर्सियों पर बैठता है जो क्लर्क के लिए हैं। इस प्रकार वह स्थिति को समझकर कार्य करता है। दूसरी ओर कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व, आदर्श एवं मूल्यों के अंग बन चुके होते हैं और जिनका हमारे मस्तिष्क में प्रभाव स्थायी हो चुका है। उनका पालन करने के लिए हमें अधिक सोचना नहीं पड़ता, वरन हम स्वतः ही ऐसा आचरण करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, वस्त्र पहनते समय हमें जिस वस्त्र को धारण करना है वही पहनते हैं। क्या आपके संग कभी ऐसा हुआ है कि आपने बनियान के ऊपर कोट, कोट के ऊपर बनियान धारण की हो? नहीं होता ना, क्योंकि यह हमारे अचेतन अंग का हिस्सा बन चुके हैं कि हमें किस प्रकार से कपड़े पहनने हैं। यह सब कुछ अचेतन रूप से ही होता है, क्योंकि वर्षों से एक निश्चित प्रकार के आचरण करने के कारण हम स्वतः ही ऐसा करने लग जाते हैं। पहली स्थिति में जिसमें हम सचेत एवं जागरूक व्यवहार करते हैं, नियंत्रित करने वाली व्यवस्था को चेतन नियंत्रण कहते हैं। और दूसरी स्थिति में जिसमें हम अचेतन एवं स्वाभाविक रूप से आचरण करते हैं, नियंत्रण की व्यवस्था को हम अचेतन नियंत्रण कहते हैं। जाति व्यवस्था में खान पान, छुआछूत और विवाह के नियमों का पालन चेतन नियंत्रण का उदाहरण है। प्रथाओं, कानूनों और लोकाचारों द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण चेतन नियंत्रण होता है, क्योंकि उन्हें लागू करते समय हम अपनी उपयोगिता एवं लाभों को ध्यान में रखते हैं। दूसरी ओर परंपराओं, संस्कारों, धार्मिक विश्वासों द्वारा समाज में अचेतन नियंत्रण रखा जाता है, क्योंकि इससे संबंधित नियमों का पालन व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन चुका है और व्यक्ति स्वतः ही उनका पालन करने लगता है। आधुनिक समय में कानून का महत्व बढ़ने के कारण चेतन नियंत्रण का भी महत्व बढ़ता ही जा रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। कार्ल मानहीम ने सामाजिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्वरूपों का उल्लेख किया। प्रत्यक्ष नियंत्रण का तात्पर्य ऐसे नियंत्रण से है जो व्यक्ति पर उसके बहुत समीप के व्यक्तियों द्वारा लागू किया जाता है, जैसे माता पिता, मित्रों, गुरुजनों तथा पड़ोसियों द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण। यह नियंत्रण प्रशंसा, आलोचना, सम्मान या पुरस्कार के रूप में किया जाता है। इस प्रकार के नियंत्रण का प्रभाव गहरा एवं स्थायी होता है, क्योंकि ये व्यक्ति के समाजीकरण के माध्यम होते हैं। व्यक्ति के श्रेष्ठ सामाजिक व भौतिक पर्यावरण तथा विभिन्न समूहों एवं संस्थाओं द्वारा लागू किया जाने वाला जो नियंत्रण होता है, अप्रत्यक्ष नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण का यह स्वरूप अत्यधिक सूक्ष्म और छोटे छोटे व्यवहारों को नियंत्रित करने वाला होता है। यह व्यक्ति को एक विशेष प्रकार के व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। शुरू में तो हम चेतन रूप में इसको नियंत्रित होते हैं, किंतु बाद में यह नियंत्रण हमारे व्यवहार एवं मूल्यों का अंग या हिस्सा बन जाता है और हम स्वाभाविक रूप से ही उसे मानने लगते हैं। अप्रत्यक्ष नियंत्रण में तर्क एवं सामूहिक कल्याण को अधिक महत्व दिया जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण।
किम्बाल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को सकारात्मक एवं नकारात्मक दो भागों में बांटा है। सकारात्मक नियंत्रण में व्यक्ति को पुरस्कार देकर सही व्यवहार करने को प्रेरित किया जाता है। उदाहरणार्थ, अच्छे आचरण वाले छात्र को, श्रेष्ठ छात्र को या श्रेष्ठ खिलाड़ी को, वीर सिपाही को हम देखते हैं कि पुरस्कार, प्रशंसा पत्र, धन्यवाद, शाबाशी आदि देना एक सकारात्मक नियंत्रण है। बच्चों को अच्छे कार्य के लिए माता पिता द्वारा प्यार करना एवं चुंबन देना भी पुरस्कार ही है। सकारात्मक नियंत्रण में पुरस्कार प्रदान कर अन्य लोगों को भी वैसा ही व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण में समाज विरोधी व्यवहार करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। दंड की मात्रा कितनी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने कितना गंभीर अपराध किया है। दंड उपहास, व्यंग, आलोचना, बहिष्कार, जेल, जुर्माना और मृत्युदंड यह आदि कई प्रकार का हो सकता है। आदिम एवं आधुनिक समाजों में नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण अधिक प्रभावशाली है। संगठित, असंगठित तथा सहज नियंत्रण। गुरविश तथा मूर ने सामाजिक संगठन के 3 स्वरूप संगठित, असंगठित एवं सहज नियंत्रण का उल्लेख किया। संगठित नियंत्रण का अर्थ उस नियंत्रण से है जो अनेक छोटी बड़ी एजेंसियों और व्यापक नियमों द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। इनका विकास नियमित रूप से होता है और इसे स्वेच्छाचारी प्रकृति का कहा जा सकता है। इसमें व्यक्ति के अधिकारों एवं कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। शिक्षण संस्था, परिवार, राज्य, बैंक आदि द्वारा लागू किए गए नियंत्रण को हम संगठित नियंत्रण की श्रेणी में रखते हैं। असंगठित नियंत्रण में सांस्कृतिक प्रतीक एवं नियम आते हैं। दैनिक जीवन में इनका प्रभाव सर्वाधिक होता है। संस्कारों, परंपराओं, जनरीतियों व लोकाचारों द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण इसी का प्रकार है। सहज नियंत्रण का आधार व्यक्तियों के अनुभव, मूल्य, आदर्श, विचार और आवश्यकताएं हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वतः ही कार्य करता है और कुछ व्यवहारों को सीखता है। व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव एवं आवश्यकता के कारण कुछ नियंत्रणों को स्वीकार करता है। इस प्रकार का नियंत्रण सहज प्रकृति का होता है और इसका प्रभाव भी अधिक होता है। कानून की तरह यह व्यक्ति पर थोपा नहीं जाता। धार्मिक नियमों को हम सहज नियंत्रण के अंतर्गत रख सकते हैं। सत्तावादी या लोकतांत्रिक नियंत्रण। लेपियर ने सामाजिक नियंत्रण को सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक 2 भागों में बांटा है। लेपियर कहते हैं कि जब कभी कोई प्रशासनिक संस्था अथवा दंड देने वाला व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्पीड़न अथवा शक्ति का प्रयोग करता है, तब इस प्रकार से स्थापित किए गए नियंत्रण को सत्तावादी नियंत्रण कहते हैं। सत्तावादी नियंत्रण में शक्ति का उपयोग जन सामान्य की इच्छाओं के विरुद्ध होता है। यदि सत्ताधारी शक्ति का उपयोग समाज की परंपराओं, सामाजिक मूल्यों और स्वीकृत व्यवहारों के विपरीत करते हैं तो इसे सत्तावादी नियंत्रण कहा जाएगा। निरंकुश एवं तानाशाह शासकों द्वारा इसी प्रकार का नियंत्रण रखा जाता है। सत्तावादी नियंत्रण रखने के लिए धमकियों, कूटनीति, अधिकार प्रदर्शन, गुप्त संगठन, प्रलोभन एवं कूटनीतिक एजेंसी आदि का सहारा लिया जाता है। लोकतांत्रिक नियंत्रण में व्यक्ति को स्वेच्छा से एक विशेष प्रकार का आचरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए आपसी वार्तालाप किया जाता है। सत्तावादी नियंत्रण में धमकी और शारीरिक उत्पीड़न का सहारा लिया जाता है, जबकि लोकतांत्रिक नियंत्रण में व्यक्ति को पुरस्कार एवं भावात्मक प्रेरणाओं के द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। ऐच्छिक आज्ञाकारिता, अनुभव, वार्तालाप तथा सामाजिक प्रोत्साहन आदि लोकतांत्रिक नियंत्रण के प्रमुख साधन हैं। हिटलर एवं मुसोलिनी का नियंत्रण सत्तावादी था, जबकि प्रजातांत्रिक देशों में नियंत्रण लोकतांत्रिक पद्धति से रखा जाता है। सामाजिक नियंत्रण के कुछ अन्य स्वरूप। कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण के कुछ अन्य स्वरूपों का उल्लेख किया है। गिडिंग्स ने सामाजिक नियंत्रण के 2 स्वरूपों का उल्लेख किया है, पुरस्कार एवं दंड। व्यक्ति को नियंत्रण में रखने के लिए कई बार प्रशंसा, धन्यवाद, पदक और प्रमाण पत्र आदि के रूप में उसे पुरस्कार दिया जाता है। नियंत्रण का दूसरा तरीका होता है दंड, जुर्माना, शारीरिक श्रम, फांसी या अन्य प्रकार के उत्पीड़न के द्वारा भी व्यक्ति को नियंत्रित किया जाता है।
गिलिट एवं रिनहार्ट ने सामाजिक नियंत्रण के दो तरीकों का उल्लेख किया है, एक शिक्षा व सामाजिकरण तथा दूसरा सामाजिक निर्देश जैसे पुरस्कार एवं दंड। इसी हेज ने भी सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताए, पहला पुरस्कार एवं दंड तथा दूसरा सुझाव और अनुकरण। फिचर ने भी सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताए हैं, समूह नियंत्रण एवं संस्थात्मक नियंत्रण। समूह नियंत्रण में नियंत्रणकर्ता एवं नियंत्रित होने वाला दोनों नियंत्रण के प्रति जागरूक होते हैं, वे जानबूझकर स्वेच्छा से इस नियंत्रण को स्वीकार करते हैं। संस्थात्मक नियंत्रण व्यक्ति का संस्कृति के अचेतन व अतार्किक प्रत्युत्तर होता है। व्यक्ति जब एक सांस्कृतिक पर्यावरण में लंबे समय तक रहता है तो वह अपनी संस्कृति से संबंधित व्यवहारों को अचेतन रूप से बिना सोचे विचार ही अपना लेता है तथा स्वतः ही उसके अनुरूप कार्य करने लगता है। औपचारिक व अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण को औपचारिक एवं अनौपचारिक दो भागों में बांटा है। गुरविच एवं मोर का संगठित और असंगठित नियंत्रण वास्तव में औपचारिक एवं अनौपचारिक नियंत्रण ही है। औपचारिक नियंत्रण लिखित एवं निश्चित कानूनों द्वारा नियमों द्वारा किया जाता है, उसके पीछे राज्य एवं सरकार की शक्ति होती है। नियमों का पालन कराने के लिए औपचारिक संस्थाओं एवं न्याय की व्यवस्था होती है तथा नियमों का उल्लंघन करने पर न्यायालय अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा दंड दिया जाता है। उदाहरण के लिए चोरी, जालसाजी एवं डकैती करने वाले को औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से दंड दिया जाता है। इस प्रकार कानून, न्यायालय, पुलिस एवं जेल औपचारिक नियंत्रण के माध्यम है। दूसरी ओर आदिम, सरल और ग्रामीण समाजों में प्रथाओं, परंपराओं, लोकाचारों, विश्वासों, हास्य, व्यंग, जनमत, आलोचना, संस्कार एवं धर्म आदि के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। ये नियंत्रण के अनौपचारिक साधन हैं। अनौपचारिक नियंत्रण का संबंध राज्य से न होकर समाज से होता है। आज के आधुनिक जटिल समाजों में सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों का प्रभाव कमजोर पड़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप यहाँ सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों की उपयोगिता एवं प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। तो बच्चों, आज हमने सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा की और कल हम औपचारिक व अनौपचारिक नियंत्रण के पर विस्तार से चर्चा करेंगे मेरे अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न प्रकारों को समझने में आपको सहायता मिली होगी। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।